अंतिम ओवर का बूथ के जो मतदान के जो 2 घंटे हैं, लास्ट 2 घंटे हैं, 1 घंटा है, उसका वीडियो हम ये दिखाएंगे। तो सवाल ये है कि तो डाउट होगा कि आपने क्या हेरफेर की है, उस दौरान जो है आपने क्या गड़बड़ कर ली, वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, चुनावी मशीनरी जो चुनावी सिस्टम है सब आपने हैक कर लिया। तो ये आरोप तो क्रिएट होंगे अगर आप इनकार करेंगे तो। आप फेयर रखिए ना। मैंने पूछा कि आपकी कॉपी में आपने क्या क्या लिखा, जरा दिखाइए, तो आप खोल के दिखा दीजिए पन्ने, आप दिखा दीजिए कि भाई मेरी कॉपी में तो ये सब लिखा हुआ है। मेरे कॉपी में वो साफ भाषा लिखी हुई है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो कुछ भी जो है दोषपूर्ण नहीं है, संदेहजनक नहीं है, तो ठीक है आप दिखाइए कॉपी खोल के। तो आप क्यों नहीं दिखाते हैं? ये एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो छोटे छोटे इशू हों, लेकिन ये बड़े कारण है। जैसे देखिए कि 2024 के विधानसभा चुनाव में रानिया से जो कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे, तो उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की, उन्होंने वो उसकी फीस भी भर दी, लेकिन रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ चुनाव में। वो तो सिर्फ डेमो दिखाने लगे। तो डेमो से क्या मतलब है? उन्होंने कहा तुम्हें बताइए कि मशीनों में मेरे फेवर के कितने वोट दर्ज हैं, वो आप मुझे दोबारा काउंटिंग करके बताइए। तो उससे इनकार कर दिया, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? चलिए, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह वाला मामला भी है, वो भी कोर्ट में तो चल ही रहा है ना अभी, वो 32 वोटों से हार हुई। और ये जो है वो चोरी के मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी कई रिट पेश की हुई है, तो वो भी चल रही है। आखिर जो पक्ष जो जुडिशियल सिस्टम में भी रिव्यू के लिए अगर जा सकता है, तो आखिर कुछ उसका आधार तो है, कुछ उसका कोई कॉन्फिडेंस तो है। अगर कॉन्फिडेंस के कैसे जाएगा वो? जुडिशियल सिस्टम में कोई नहीं जाएगा। हम यहाँ चैनल की बहस चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन अगर हम जुडिशरी में जाएंगे तो हमें कुछ आधार लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो इनिशियली आपकी पिटीशन खारिज कर देते हैं जजेस कि इसमें कुछ आधार नहीं बनता। तो ये है कि ये एड्रेस करने की बहुत जरूरत है, जिस पर ये ध्यान नहीं देते। ये कहते हम तो जीत गए और कांग्रेस तो ऐसी कहती रहती है, लेकिन इसका बड़ा लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। तो आपको लग रहा है कुछ आगे जाके इसके साइड इफेक्ट्स भी जरूर देखने को मिलेंगे? अभी फिलहाल चाहे कुछ भी ना देखने को मिले, बीजेपी को लगे सब अच्छा है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स और कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर बीजेपी को देखने को मिलेंगी। चलिए वापस चलते दीपक चौधरी साहब के पास, क्योंकि दीपक जी आप लोग मान रहे हैं कि चुनाव में आपने पूरी ताकत झोंकी थी, तमाम नेताओं ने गुटबाजी को भूल कर। चलो रुकूंगी, और एक बड़ी खबर आ रही है वो पहले दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद मैं अपना सवाल पूरा करूंगी। सांपला में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में कमल खिल गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रवीण कोच जीत चुके हैं। 687 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां पर जीत चुके हैं सांपला में। ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ सांपला, और इस सांपला से अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रवीण कोच जीत चुके हैं 687 वोट से। तो अध्यक्ष पद पर सांपला नगर पालिका चुनाव के अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रवीण कोच ने जीत दर्ज कर ली है। 687 वोटों से ये जीत जो है वो दर्ज करी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में ये कमल अब खिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रवीण कोच ने जीत दर्ज कर ली है। 687 वोट्स के साथ के डिफरेंस से जीते हैं इस चुनाव को, और यहां पर कमल खिलाने का काम किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में। दीपक चौधरी साहब, हुड्डा साहब के गढ़ में कमल खिल गया है, अब इसमें कोई मान रहे हैं आप ईवीएम ने कुछ गड़बड़ी कर दी है, कांग्रेस ने चुनाव अच्छे से लड़ा था, या क्या कुछ लग रहा है आपको? आप एक बात बताइए प्रतिमा जी, कि इनसे पूछिए कि 37 विधायक और उस एरिया के जितने भी विधायक कांग्रेस के चुन के आए हैं, वो हुड्डा साहब के समर्थन से और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की एकजुटता से चुन के आए। पहले तो ये भ्रम फैलाना जनता में दूर करें कि कांग्रेस जो है गुटबाजी में है। आज कांग्रेस किसी गुटबाजी में नहीं है। राव नरेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। 32 रह गए ना दीपक जी? ऐसा है, 32 रह गए जिन्होंने ये कांग्रेस के साथ कुठाराघात किया और विश्वासघात किया, उनको तो उसकी सजा मिलनी थी और कांग्रेस उसको सजा दे चुकी। जिस जनता के साथ धोखा किया उन्होंने, कांग्रेस के साथ तो धोखा किया ही किया, जनता के साथ और धोखा किया। प्रशासनिक जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सारी बीजेपी ने अपने कंट्रोल में की हुई हैं। और ईवीएम की सेटिंग की बात के लिए मैं आपको कह रहा था, पिछले मेयर इलेक्शन में मैं काउंटिंग एजेंट था। हमने जब वो मशीनें खुलवाई तो उनमें सारी की सारी मशीनों में बैटरियां फुल थी, और 5-10 मशीन ऐसी थी जिनमें बैटरियों में
कुछ कमी थी हमारे यहाँ करनाल से। तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। एडीसीसी साहब ऊपर मेन ऑफिसर थे, सामने मेयर के तीनों उम्मीदवार बैठे हुए थे। तो हमने कहा कि भी हम इस बात का जो है, तो उन्होंने हमें कहा जी ऐसा है, बैटरी हम फुल भी कर सकते हैं, हमारे पास ये पावर होती है, हम बैटरी को कम भी कर सकते हैं। ये बहुत सुनने लायक विषय है ये। तो हमने कहा सर ये बताइए फिर ये जो 7-10 मशीनें हैं, इनमें बैटरी कम क्यों आ रही है, इसका बैकअप कम क्यों आ रहा है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी काउंटिंग आप चलने दीजिए, काउंटिंग को मत रोकिए, अगर आप नहीं साइन करेंगे तब भी हम काउंटिंग चलाएंगे। तो हमारे एजेंटों ने उनपे साइन भी नहीं किए थे। और वहां यहीं से हमारे यहां से हमारा जो है अंबाला से करनाल से जो है मेयर की जो प्रत्याशी थी वो भारी बहुमत से जीती थी। और जबकि जनता ने हमें सहयोग दिया। और ये बात मैं ईवीएम की सेटिंग, अगर आपकी मंशा ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, भूमाफिया का राज, ऑर्गेनाइज क्राइम, औरतों के प्रति इतना भयंकर वातावरण बना हुआ है हरियाणा के अंदर। मेयर चुनाव के अंदर आप देखिए, हमारे मेयर बनने वाला जो कार्य करने वाले, जो हमारा भाई हमारे कूड़ा करकट उठाने वाले, उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही। हजारों करोड़ों रुपए की एफडीआं आप मेयर की गायब कर देते हो। उसके बाद जनता हमारे साथ है, लेकिन ईवीएम हमारे साथ नहीं है। भगवान भला करे ईवीएम महात्मा जी का, कि ये भी कोई कृपा करे। और अगर इनकी नीयत और सही है तो हम तो शुरू से चिल्ला रहे हैं, आप इसको किसी चीज से जोड़िए, आप आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए इसको। आपके पास सारा तंत्र है, आप अगर फेयर करना चाहते हो आप ईवीएम रखो। आप एक बात और कर रही थी कि आप चुनाव भी लड़ते हैं, हम पूर्ण रूप से अनुशासन से चुनाव लड़े हैं। हमारे जितने प्रत्याशी हैं सारे के सारे ईमानदार और कर्मठ छवि के हैं। सारी कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। जब राजीव गांधी जी आए यात्रा के अंदर तो कुछ लोग वहां पहुंचे हैं, मैं नहीं गया। राहुल गांधी, मेरा काम था, मेरे को प्रवक्ता के लिए पार्टी ने राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया। अब जब राहुल गांधी जी आए नेता प्रतिपक्ष, तो उस यात्रा में अगर सभी शामिल हुए हैं तो बीजेपी को क्या दर्द हो रहा है इस बात के लिए? भाई हम तो सब एक साथ दिखा रहे हैं, एक साथ साथ है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप तो पहले तो ये सारे के सारे नेता बोल रहे थे निजी यात्रा, हम इसमें शामिल होंगे नहीं, कोई इसमें शामिल हुआ भी नहीं। लेकिन हुडा साहब के गुट को छोड़ के ज्यादातर लोग जो दूसरे वाले थे वो चले गए। लेकिन राहुल गांधी के आते ही सब अपनी हाजिरी लगाने पहुंच गए। तो बीजेपी तो यही कह रही है कि भाई आप लोग ऐसे करते हैं। और राहुल गांधी आए फिर भी आपके तमाम सांसद मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी आए तो उन्होंने गलत दिन क्यों चुन लिया? चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां पर आपको ताकत झोंकनी चाहिए थी चुनाव में, आप लोग नहीं हो गए राहुल गांधी के प्रोग्राम में। नहीं है, वो एक 2 घंटे का टाइम था। उन्होंने कोई स्पेसिफिक जो है ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं लगाया हुआ था। और आप बताइए मोदी जी बीच में आते हैं, आप लोगों ने तो पूरी लेटर लिखा था ना, बकायदा प्रदेश अध्यक्ष ने पूरा लेटर लिख के दिया था तमाम सांसदों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को कि भाई आपको पहुंचना है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल लिखेंगे। नहीं, फिर आप कह रहे हैं कोई प्रोटोकॉल नहीं लगाया था। विजेंद्र सिंह जी हमारी कांग्रेस के मजबूत व्यक्ति हैं। 2800 किलोमीटर की जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है वो राहुल गांधी जी की प्रेरणा से कर रहा है। उनकी प्रेरणा से ये यात्रा शुरू हुई और ये सभी राज्यों में मतलब की जाएगी। ये सद्भावना यात्रा जो है इसका एक ही नारा है कि कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। और इसके प्रेरणा स्रोत जो है वो हमारे नेता लोकसभा प्रतिपक्ष जो है श्री राहुल गांधी जी हैं। और ये हमारा हरियाणा का सौभाग्य है कि ये पहली यात्रा यहां से शुरू हुई है। इसके बाद ये पूरे स्टेटों में यात्रा जाएगी। अब आ जाते हैं चुनाव पे। चुनाव के अंदर सारा का सारा कॉर्पोरेट का पैसा लगता है। इनके पास हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग है। इनके पास सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। हम मजबूर है कि अगर हम ऐसा काम करते तो जो बीजेपी है ये 2 सीटों पे सिमट जाती और ये 2 ही सीटों पे रहती। हमने डेमोक्रेसी की इज्जत की है, हमने डेमोक्रेसी को सर्वप्रिय माना है। हमने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, हमने सभी धर्मों का सम्मान किया है। राम रहीम दोनों हमारे मन में बसते हैं। हम वो पुराना गाना याद कीजिए जिसको सुन सुनकर हम बड़े हुए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये देश सभी का है, किसी एक का नहीं। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि मैं भी हिंदू विचारधारा का हूं, मैं भी माथे पे तिलक लगाता हूं, भगवान के मंदिर जाता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे नेता नहीं जाते।
ठीक है, आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर जनता का मैंडेट नहीं है ये, मैं 100% बात कह रहा हूं कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये बीजेपी का मैंडेट है। और बीजेपी अगर कुछ रविंदर जी, ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये बीजेपी का मैंडेट है, ये ईवीएम की छेड़खानी का मैंडेट है। जी, आपने चैनल पे सबसे पहले 2 रिजल्ट दिखाए। एक रिजल्ट एक पार्षद का आया जो कांग्रेस के पक्ष में आया, एक रिजल्ट जो चेयरमैन का आया जो आजाद प्रत्याशी के पक्ष के अंदर आया। सबसे पहला आपने जो दिया वो आजाद प्रत्याशी के पक्ष में आया। हम ये मानते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की टीम वहां पर है उसने अच्छा काम किया, हम अपने काम से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ कारणों से हम वहां पर पीछे रह गए। यदि हम वहां पर पीछे रह गए तो जनता ने जो वहां पे मैंडेट दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, और जो प्रत्याशी जीत करके आया है उसका हम स्वागत करते हैं। और जो भी प्रत्याशी जहां जहां पर भी जीत करके आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम सब लोग प्रदेश के अंदर काम करेंगे। देखिए, ये ईवीएम की बात बार बार कर रहे हैं, उस ईवीएम को क्या पता चल गया कि पहले पार्षद का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में देना है? उस ईवीएम को कैसे पता चल गया कि पहले चेयरमैन का जो रिजल्ट है वो आजाद प्रत्याशी के हक में देना है? दूसरी बात प्रतिमा जी, ये जो व्यवस्था शुरू की है हमने शुरू की है, क्योंकि इनके समय के अंदर तो जो चुनाव होते थे वो इनडायरेक्ट चुनाव होते थे। उन इनडायरेक्ट चुनावों के अंदर भी सिर्फ पार्षद बनते थे और ये लोग सिंबल पे भी नहीं लड़ते थे। उन पार्षदों को उठा करके ले जाते थे और उनके अंदर से व्यक्ति को चेयरमैन बना देते थे। वो सारी जबरदस्ती होती थी। यदि स्थानीय निकाय के अंदर पारदर्शिता लेकर के आई, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। स्थानीय निकाय के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज हमारी बहनें चेयरमैन बनेंगी, पार्षद बनेंगी, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। और ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की बात करते हैं। साथ में इनके जो पार्षद जो सस्पेंड हुए हैं, अरे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो आपने किया, आप उनको हिमाचल के अंदर लेकर गए। हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, आपने वहां पर उनको अरेस्ट किया, हाउस अरेस्ट किया। विधायक जो 5 विधायक इनके ये लेकर के गए हिमाचल के अंदर, वहां पर उन्होंने इनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उनके साथ जबरदस्ती की। तो हिमाचल की सरकार का अरेस्ट नहीं किया, वो तो उनको घुमाने के लिए लेके गए थे। अरेस्ट नहीं किया, वो घुमाने के लिए लेके गए थे ताकि टाइम था चुनाव में तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जी, प्रतिमा जी, उनके फोन ले लिए गए थे, फोन जमा करा लिए गए थे। उन्होंने कोई फोन नहीं लिए गए थे। मैंने खुद तमाम विधायकों से बात की थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1 मिनट दीजिएगा प्रतिमा जी। जी आप ही जवाब दीजिए। आपका भी देंगे ना जवाब। एक बार पूरी बात सुन लीजिए ना एक बार। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि ईवीएम की बात है। मैं आपको बताता हूं प्रतिमा जी, इनके विधायक बने हैं थानेसर के अंदर अशोक अरोड़ा जी। यहाँ से विदेश के अंदर है 3000 वोट। उन 3000 वोटों को इन्होंने फर्जी तरीके से डलवाया। इन्होंने वो वोट चोरी की। उस वोट चोरी के खिलाफ हमारे जो वहां से प्रत्याशी थे सुभाष सुधा जी, वो हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। वो हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। तो ये लोग क्यों नहीं जाते? ये क्या करते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जब मतदाता सूची को प्रकाशित करता है 3 बार मौका देता है, 3 बार आपत्ति दर्ज करने का मौका देता है। ये लोग जब वो आपत्ति दर्ज करने का मौका खत्म हो जाता है उसके बाद ये उसके अंदर जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, फिर कहते हैं कि डबल वोट। चलिए रोकूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उकलाना के सभी 16 वार्ड में निर्दलियों का कब्जा। ये बड़ी खबर उकलाना से ये इस वक्त सामने आ रही है। उकलाना में सभी 16 वार्ड्स में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उकलाना में एक अलग ही रंग देखने को मिला है। 16 वार्ड और 16 के 16 वार्ड में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी जीत को दर्ज करने का काम किया है। ना बीजेपी ना कांग्रेस, तमाम निर्दलीय उम्मीदवार उकलाना में जीत दर्ज की है। और उकलाना में नगर पालिका में भी निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने जीत दर्ज की अध्यक्ष पद के लिए।
ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोनीपत में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी छठे राउंड के बाद बहुत आगे निकल गए हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। छठे राउंड में बीजेपी के राजीव जैन 13,000